Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिसबिल द ऑटर, यानी कि ऊदबिलाव जिसका नाम मिसबिल है. और इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है केविन मैक्सवेल. तो इसमें होता क्या है कि केविन मैक्सवेल के पास एक कुत्ता होता है जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी है. और उसके बाद वो दोबारा एक कुत्ता पालने के विचार से भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो कुत्ता ना पाल करके एक ऊदबिलाव को पालेंगे. तो इसी ऊदबिलाव को पालने के विचार को लेकर के ये पूरी कहानी वो अपने शब्दों में हमें बताना चाहते हैं. तो आइए अभी चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं. तो इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, यानी कि आपके पढ़ने से पहले. तो इस पॉइंट के अंदर आपके लिए क्या लिखा हुआ है, तो आइए पढ़ते हैं. तो इसमें लिखा है कि गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज, यानी कि गेविन मैक्सवेल एक कॉटेज में रहते हैं, एक छोटे से घर में रहते हैं जो कि एक झोपड़ी नुमा घर होता है, उसमें रहते हैं. इन केमेस्फियरना में इन द वेस्ट हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के पश्चिमी हाईलैंड में वो स्थित है, वहाँ पर वो रहते हैं. व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, यानी कि जब उनका जो कुत्ता जिसका नाम जॉनी था, जब उसके कुत्ते की मृत्यु हो गई, मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन. तो वे दोबारा कुत्ता पालने के विचार से भी बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे. लेकिन लाइफ विदाउट ए पैट, लेकिन एक पालतू जानवर के बिना जो जिंदगी है वॉज लॉनली, वो जीवन बहुत अधूरा था. रीड व्हाट हैपन देन, फिर उसके बाद क्या होता है इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स. आइए जानते हैं मैक्सवेल के अपने शब्दों में. तो इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा है कि अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, 1956 का जो नया वर्ष था उसकी शुरुआत में, आई ट्रेवल्ड, मैंने यात्रा की, टू साउथर्न इराक, यानी कि मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की. बाय देन, तब तक, इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, तब तक यह मेरे दिमाग में आ चुका था, यानी कि तब तक यह विचार मेरे दिमाग में आ चुका था. यहाँ पर क्रॉस्ड माई माइंड का मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है. तो इसका अर्थ है अ थॉट, यानी कि एक ऐसा विचार, केम इन टू माइंड जो कि मेरे दिमाग में आ गया था. तो इसमें गेविन मैक्सवेल अपने बारे में बताते हैं कि सन 1956 का जो नया वर्ष था उसकी शुरुआत में उन्होंने दक्षिण इराक की यात्रा की, और तब तक उनके दिमाग में आ चुका था कि क्या था उनके दिमाग में, दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग, कि एक कुत्ते की बजाय मुझे एक ऊदबिलाव को पाल लेना चाहिए. यह विचार उसके दिमाग में आया था. और साथ साथ उसके दिमाग में और भी ये विचार आया था कि एंड दैट, और यह है कि केमेस्फियरना रिंग बाय वाटर, केमेस्फियरना जो एक क्षेत्र था जहाँ से उसको ऊदबिलाव लेना था, रिंग बाय वाटर जो कि पानी से घिरा हुआ था, अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, और जहाँ पर वो रहते थे उसके थोड़ी ही दूर. यहाँ पर अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है थोड़ी ही दूर. यहाँ पर लिखा है कि अ स्टोन थ्रो, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एक थोड़ी ही दूरी पर, फ्रॉम इट्स डोर, कि जहाँ पर वो रहते थे उसे थोड़ी ही दूर, वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और यह जगह बहुत एकदम परफेक्ट, यानी कि बहुत ही उपयुक्त स्थान रहेगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए. यानी कि जो विचार उसके दिमाग में आया था कि इस बार कुत्ते की बजाय वे ऊदबिलाव पालना चाहते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने देखा कि केमिस्फीयर ने जो ये जगह जो कि पानी से घिरी हुई है, ये एकदम उपयुक्त स्थान रहेगा इस प्रयोग के लिए, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए, कि वहाँ से एक ऊदबिलाव ले लिया जाए. आगे लेखक हमें बताना चाहते हैं कि व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड, और जब मैंने इस बात को यूं ही अपने एक दोस्त के साथ जिक्र किया, ही एज कैजुअली रिप्लाइड दैट, उन्होंने भी इसी तरीके से सामान्य रूप से मुझे रिप्लाई किया. कैजुअली रिप्लाइड का मतलब होता है सामान्य तरीके से जवाब देना, और मेरे फ्रेंड ने भी इसी तरीके से सामान्य रूप से जब उन्होंने जवाब दिया कि आई हैड बेटर गेट वन इन द टेरिस मैरिस, कि अच्छा होगा कि मैं एक ऊदबिलाव को टेरिस मार्शेस से प्राप्त कर लिया, यानी कि टेरिस मार्शेस एक दलदल वाला एरिया था जहाँ पर ऊदबिलाव को पाला जाता था. फॉर, क्योंकि देयर दे आर एज कॉमन एज मॉस्किटो, क्योंकि वहाँ पर वे बिल्कुल मच्छरों की तरह भरे पड़े हैं, यानी कि वहाँ पर ऊदबिलाव की कोई कमी नहीं है. एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और वहाँ पर उनको आमतौर पर अरब वाले लोगों के द्वारा पाला जाता है. टेम का मतलब पालना. आगे इसमें लिखा है कि वी वर गोइंग टू बसरा, उसके बाद हम बसरा जा रहे थे, टू कॉन्सुलेट जनरल, वहाँ के महावाणिज्य दूत कार्यालय में, टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल्स, की अपने पत्रों को इकट्ठा करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए, यूरोप से, फ्रॉम यूरोप. एट द कॉन्सुलेट जनरल, वहाँ के महावाणिज्य दूत कार्यालय में हमें पता चला, वी फाउंड दैट,
हमें क्या पता चला कि माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, कि मेरे फ्रेंड के जो पत्र थे वे तो आ गए थे, बट दैट माइन हैड नॉट कम, लेकिन वहाँ पर मेरे पत्र नहीं आए थे जो कि मेरे लिए आने थे। आगे वो बताते हैं कि उसके बाद आई केबल टू इंग्लैंड, कि मैंने इंग्लैंड में एक मैसेज पहुंचाया टेलीग्राफ के द्वारा। यहाँ पर केबल का मतलब होता है सेंड अ मैसेज बाय टेलीग्राफ, कि वहाँ पर एक तार भेजने का एक सिस्टम था। पहले तार जो भेजा जाते थे चिट्ठी की तरह, तो उसके द्वारा एक मैसेज भिजवाया। आई केबल टू इंग्लैंड, कि जहाँ से उसके पत्र आने वाले थे वहाँ पर उसने अपना एक तार भिजवाया, साथ में उसमें मैसेज भिजवाया। एंड व्हेन 3 days लेटर, और फिर 3 दिन के बाद, नथिंग हैड हैपेंड, कि 3 दिन के बाद भी वहाँ का उसका कोई भी उत्तर नहीं आया। आई ट्राई टू टेलीफोन, कि फिर मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, कि वहाँ पर कॉल करने के लिए 24 घंटे पहले ही अपनी कॉल को बुक कराना पड़ता था। आगे इसमें लिखा है कि ऑन द फर्स्ट डे, उस कॉल के लिए जो पहला दिन था, द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, कि लाइन ख़राब थी, यानी कि उस पर कॉल करना संभव नहीं था क्योंकि लाइन ख़राब थी। ऑन द सेकंड, और दूसरे दिन, द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड, यानी कि जो दूरभाष केंद्र था जहाँ से उसको कॉल करनी थी वह बंद था। फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, एक धार्मिक छुट्टी की वजह से वह बंद था। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, देर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, कि वहाँ पर और दूसरी प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से कॉल करना संभव नहीं था। आगे इसमें लिखा है कि माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा जो फ्रेंड था वो जा चुका था। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और फिर मैंने उससे एक सप्ताह के अंदर अंदर मिलने का एक प्लान किया, एक योजना बनाई। आई अरेंज, यानी कि मैंने ये अरेंज कर लिया था, मैंने ये किसी न किसी तरीके से मैनेज करने के लिए कोशिश की। टू मीट विद हिम, उससे मिलने के लिए, इन अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह के अंदर अंदर। 5 days लेटर, 5 दिन के बाद, माई मेल अराइव्ड, मेरा पत्र आया। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं इस पत्र को लेकर के अपने बेडरूम में चला गया इसको पढ़ने के लिए। एंड देयर, और वहाँ पर, स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, कि फर्श पर पालते लगाए हुए, व 2 अरब्स, के वहाँ पर 2 अरबी लोग भी बैठे हुए थे फर्श पर पालते लगाए हुए। अगर हम इस सेंटेंस को उल्टा पढ़ते हैं तब भी इसका मीनिंग यही निकलेगा, एंड देयर 2 अरब्स वर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, कि अगर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से पढ़ते हैं तब भी इसका मतलब यही निकलेगा कि और वहाँ पर फर्श पर 2 अरबी व्यक्ति पालती लगाकर बैठे हुए थे। बिसाइड देम, उनकी बाजू में, ले अ सेफ दैट स्क्रीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनके पास में एक बोरी पड़ी हुई थी जो कि बार बार थोड़ा हिल डुल रही थी, समय समय पर वो थोड़ा थोड़ा हिल डुल रही थी। उसके बाद दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, कि उन्होंने मेरे फ्रेंड के द्वारा जो लिखा हुआ पत्र था मेरे लिए उन्होंने मुझे सौंपा। दे हैंडेड मी का मतलब होता है उन्होंने मुझे सौंपा, यानी कि उन्होंने मुझे दिया। अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड की तरफ से एक पत्र। हियर इज़ योर ऑर्डर, उसमें लिखा था ये रहा तुम्हारा ऊद पुलाव। आगे इसमें लिखा है कि विद द ओपनिंग दैट सेक, और उस बोरे को खोलने के साथ ही, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक, सेक होता है बोरा, बोरी जिसके अंदर वो ऊद पुलाव था, यानी कि उसको खोलने के साथ ही, बिगन अ फेज ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का एक हिस्सा ऐसा शुरू हुआ, यानी कि मेरी लाइफ का ऐसा काल, एक ऐसा समय शुरू हुआ, दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो कि अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। एंड मे, और शायद, फॉर ऑल आई नो, और शायद जितना कि मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, मेरे ख़त्म करने से पहले ये ख़त्म भी नहीं होगा, यानी कि जब तक कि मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा ये ख़त्म भी नहीं होगा। ऐसा कार्यकाल, एक ऐसा समय मेरा शुरू हो गया उस बोरे को खोलते ही। इट इज़ इन फैक्ट अ थ्रिलडम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन, यह कुछ और नहीं बल्कि यह उस उद्बिलाव के प्रति लेखक का प्यार था, उसका स्नेह था, एक प्रकार का वशीकरण था जो कि उस उद्बिलाव के प्यार में या उसकी मोह में वो पड़ा हुआ था। दैट, जो कि आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड, जो कि मैंने उसी समय से बांटा है, उसी समय से इस प्यार को शेयर किया है, बाय मोस्ट अदर पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ, हु हैव एवर ओन्ड वन, जो कभी ऊद बिलाव के मालिक हुआ करते थे, यानी कि जिन लोगों ने कभी ऊद बिलाव पाला था। आगे इसमें लिखा है कि द क्रिएचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम दिस शेक, यानी कि वह जीव जो इस बोरे से बाहर प्रकट हुआ, यानी कि बाहर निकला। अब यहाँ पर उस ऊद बिलाव के बारे में बात हो रही है कि वह जीव, यानी कि वह ऊद बिलाव जो उस बोरे से बाहर निकला, ऑन टू द स्पेसियस टाइल फ्लोर ऑफ द कंसुलेट बेडरूम, उस दूतावास के बेडरूम के उस फर्श पर जिस पर बहुत बड़ी जगह थी, जो कि टाइल का बना हुआ था और उस पर बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ पर जैसे वो उस बोरे से बाहर निकला,
रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन, यानी कि जो जीव उस बोरे से बाहर निकला था, यानी कि जो ऊद बिलाव उस बोरे से बाहर निकला था, वो बहुत कुछ एक ऐसे छोटे से जीव से मेल खाता था जो कि मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन, जो कि एक मध्यकालीन का एक काल्पनिक एक छोटा सा जीव था जो कि एक ड्रैगन की तरह नजर आता था, उससे वो काफ़ी हद तक मेल खाता था। फ्रॉम द हेड, सिर से लेकर के, टू द टिप ऑफ द टेल, यानी कि पूंछ के अंतिम छोर तक, ही वॉज कोटेड, यानी कि उस पर एक परत चढ़ाई गई थी, विद द सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ मड आर्मर, यानी कि एक जो मिट्टी की एक ऐसी परत चढ़ाई गई थी जो कि उसके लिए एक कवच का काम कर रही थी। उस ऊदबिलाव का सिर से लेकर के पूंछ के अंतिम छोर पर उसके ऊपर एक संतुलित तरीके से मिट्टी की एक परत चढ़ाई गई थी। बिटवीन हुज टिप्स, यानी कि जिसके सिरों के बीच में, वॉज विजिबल, दिखाई दे रहे थे, यानी कि नज़र आ रहे थे, सॉफ्ट वेलवेट फर, मखमली मुलायम फर, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो बिल्कुल मुलायम रोवे जो होते हैं जो कि त्वचा पर रहते हैं, उस तरीके के वो दिखाई दे रहे थे उस मिट्टी के बीच में, जो वो उसके बाल के जो सिरे थे उसके बीचों बीच उसको नज़र आ रहे थे। दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, जो कि एक ब्राउन छछूंदर के जैसे होते हैं, बिल्कुल उसी की तरीके से वो फर उसमें नज़र आ रहे थे। ही शोक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जोर से हिलाया, एंड आई हाव एक्सपेक्टेड, और मुझे कम ही आशा थी, यानी कि मुझे पूरी तरीके से आशा नहीं थी, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी कि एक धूल भरे बादल की कोई आशा नहीं थी, यानी कि उसके शरीर पर वो मिट्टी इस तरीके से चिपकी हुई थी कि अगर वो अपने आप को हिलाता भी तो भी वहाँ से उसकी मिट्टी नहीं हटती। तो ये लेखक कहता है कि ही शोक हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को हिलाया, एंड आई हाव एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, कि मुझे एक धूल भरे बादल की आशा कम ही थी। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में अगले महीने तक भी, इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, यानी कि अन्य एक महीने तक भी, दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट डस्ट ऑफ द मड, मैं उसके शरीर से उस कीचड़ का अंतिम सिरा भी नहीं निकाल पाया अगले महीने तक भी। एंड सी द ओटर, और मैं ओटर को उस तरह से नहीं देख पाया, एज इट वर, जैसा कि वो सचमुच दिखाई देता हो, हिज ट्रू कलर, उसके अपने वास्तविक कलर में, यानी कि उसके शरीर पर मिट्टी इस तरीके से लिपट रही थी कि उसको एक अन्य महीने तक भी जो लेखक है उसके शरीर से पूरी तरह से मिट्टी को दूर नहीं कर पाया, जिससे कि वह उसको उसके रंग में देख सके जो कि उसका वास्तविक रंग होता है। आगे इसमें लिखा है कि मिजबिल एज आई कॉल्ड द ओटर, यानी कि ऊदबिलाव को जो मैं मिजबिल कह करके पुकारता था, वॉज इनफैक्ट, वह वास्तव में, ऑफ ए रेस, वह वास्तव में एक ऐसी प्रजाति थी, प्रीवियसली अननोन टू साइंस, जो कि विज्ञान को पहले नहीं पता था जिसके बारे में वो उस प्रकार की प्रजाति थी। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टेंट, और लंबे समय से इसको एक नाम दिया गया। यहाँ पर क्रिस्टेंट का मतलब है नाम देना, बायोलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी कि यह एक ऐसी प्रजाति थी जो कि साइंस को पहले इसके बारे में नहीं पता था, और जीव वैज्ञानिकों के द्वारा इसको काफ़ी लंबे समय से एक नाम दिया गया था। वो नाम था, और वह नाम था ल्यूट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेली, और मैक्सवेल्स ऑटर, ये नाम उसको दिए गए थे साइंस की तरफ से, जो कि जीव वैज्ञानिक थे। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि पहले 24 घंटों तक, मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल, यानी कि जो वो मिजबिल, यानी कि ऊदबिलाव का नाम जो उसने मिजबिल रखा था, ना तो वो उग्र था, हॉस्टाइल का मतलब है उग्र, ना तो वो उग्र था, नॉर फ्रेंडली, ना कि उसके अंदर कोई दोस्ती वाले कुछ भाव थे, यानी कि ना तो वो दोस्त था ना ही वो दुश्मन था पहले 24 घंटे के लिए। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट, वह सिर्फ दूरी ही बनाए हुए था। यहाँ पर अलूफ एंड इंडिफरेंट का मतलब होता है कीपिंग अ डिस्टेंस, यानी कि दूरी बनाना, यानी कि पहले 24 घंटे के लिए ना तो वो गुस्से में था ना कि वो खुश था, यानी कि ना तो वो उग्र था ना कि उसके अंदर कोई दोस्ती बनाने वाला कोई भाव था, वह सिर्फ दूरी बनाए हुए था पहले 24 घंटों के लिए। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, यानी कि फर्श पर सोने की जगह ढूंढते हुए, एज फार फ्रॉम माई बेड, मेरे बेड से इतनी दूर जितना कि हो सके, एज पॉसिबल, यानी कि मेरे सोने के बेड से, जिस बेड पर मैं सोता हूँ उस बेड से वो जितनी दूर हो सके उतनी दूर रह करके सोने के लिए अपने लिए जगह ढूंढते हुए, वह सिर्फ दूरी ही बनाए हुए था पहले 24 घंटे के लिए। आगे इसमें लिखा है कि द सेकेंड नाइट, और दूसरी रात को, मिसबिल केम ऑन टू माई बेड, कि मुसबिल मेरे बेड पर आ गया, इन द स्मॉल आवर्स, कुछ ही घंटों में, अगली रात को मिसबिल मेरे बेड पर आ गया, एंड रिमेंड एस्लीप, और आराम से सोता रहा, इन द क्रूक ऑफ माई नील, मेरे घुटने के मोड़ के बीच में रह करके वो खूब सोता रहा, अनटिल द सर्वेंट ब्रोट टी इन द मॉर्निंग, अनटिल द सर्वेंट ब्रोट टी इन द मॉर्निंग, और वह तब तक सोता रहा जब तक कि सुबह नौकर चाय लेकर नहीं आ गया।
एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय में ही बिगेन टू लॉस हिज एपेथी, कि दिन के समय में उसने अपनी अरुचि यानी कि उदासीनता को कम करना शुरू कर दिया। जो वो पूरी रात उदास रहा था, उस उदासीनता को कम करना शुरू कर रहा था। एंड टेक ए कीन एंड टू मच कीन इंटरेस्ट, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण में और वहाँ की वस्तुओं में। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई थी जो कि उसके शरीर पर बांधी जा सके। एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, और फिर मैं उसको बाथरूम की तरफ लेकर गया। वेयर, जहाँ पर फॉर हाफ एन आवर, जहाँ पर आधे घंटे के लिए ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय, वहाँ पर वह खुशी से झूम उठा, यानी कि वह खुशी के मारे जंगली बन गया इन वाटर, पानी में, क्योंकि उसको पानी बहुत पसंद था। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, और खुशी के मारे आगे बढ़ते हुए और लुढ़कते हुए यानी कि लोटपोट होते हुए उस पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब, और बाथटब की पूरी लंबाई तक पानी में ऊपर नीचे होते हुए अंडर वाटर, पानी के नीचे नीचे, कभी वो ऊपर होता रहा कभी नीचे होता रहा। एंड मेकिंग इनफ स्लोस एंड स्पेस फॉर रिपो, और दरअ घोड़े की तरह उसमें छपाक छपाक करते हुए और चारों तरफ गंदगी फैलाते हुए। मेकिंग इनफ स्लोस का मतलब होता है पूरी तरह से गंदगी फैलाते हुए, जो कि उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और वो पानी में अचानक डुबकी लगा रहा था। तो उस समय वो बहुत ही खुशी से आगे बढ़ते हुए, लोटपोट होते हुए और बाथटब की लंबाई में अंडर वाटर, पानी के नीचे ऊपर नीचे होते हुए और बहुत ही गंदगी फैलाते हुए दरियाई घोड़े की तरह उस पानी में बड़ा खुश हो रहा था। आगे इसमें लिखा है कि दिस आई वॉज टू लर्न, यानी कि यह वो सब था जो कि मुझे और भी सीखना था। इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर्स, यानी कि ऊद-बिलाव का यह भी एक गुण था। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की हर एक बूंद, मस्ट बी सो टू स्पीक, कहा जाए तो पानी की हर एक बूंद को फैलाया जाए। एंड स्प्रेडेड, एक एक बूंद को फैलाया जाए। अबाउट द प्लेस, उस स्थान पर। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और एक प्याला भरे हुए पानी को पलटा जाए। और या फिर इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, और अगर ये पलटा भी नहीं जाएगा तो बी सेट इन, और इसके अंदर बैठा जाए। एंड स्प्लोज्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज, और इसमें जब तक छपाछप गंदगी फैलाई जाए, जब तक कि ओवरफ्लो यानी कि इसका पानी बाहर ना निकल जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव, पानी को लगातार इसमें चलाया जाना चाहिए जिससे कि पानी ख़त्म ना हो जाए। एंड मेड टू डू दिस थिंग, और ये सारे काम किए जाने चाहिए। स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड, और जब तक पानी स्थिर है ये पूरी तरीके से वेस्ट है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। एंड प्रोवोकिंग, और ये आपको उकसाने वाला है, यानी कि सारे जो बातें हैं ये उस ऊद-बिलाव के लिए है कि अगर पानी स्थिर है तो वो पूरा वेस्ट है, उसमें छपाछप गंदगी फैलाते हुए ऊपर नीचे होते हुए उसका पूरा एक एक बूंद को अच्छे से प्रयोग किया जाए। आगे इसमें लिखा है कि 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, मिसबिल मेरे बेडरूम से बचकर भाग निकला। यहाँ पर एस्केप का मतलब होता है बचकर भाग निकलना। एज आई एंटर्ड इट, जैसे मैं अपने बेडरूम में आया वैसे ही मिसबिल मेरे बेडरूम से बचकर भाग निकला। एंड आई टर्न, और मैं मुड़ा, टू सी हिज टेल, उसकी पूँछ को देखने के लिए। डिसअपियरिंग, उसकी गायब होती हुई पूँछ को देखने के लिए मैं मुड़ा। राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर के गलियारे के पास। दैट लेड टू द बाथरूम, जो कि बाथरूम की तरफ जा रहा था। मैंने वहाँ पर उसको भागते हुए देखा और उसके पूँछ को गायब होते हुए देखा। बाय द टाइम, और तब तक, आई गॉट देयर, मैं वहाँ पहुँचा। ही वॉज अप ऑन द एड ऑफ द बाथटब, वह बाथटब के एक किनारे पर मुझे नज़र आया। यानी कि जैसे ही मैं अपने बेडरूम में घुसा तो मिसबिल मेरे बेडरूम से भागा, और वो इतनी तेज़ गति से भागा कि मैं जब उसको पीछे मुड़ करके देख रहा था तो उसकी गायब होती हुई पूँछ मुझे नज़र आई। और तब तक मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उसको देखा कि वह बाथटब के किनारे पर बैठा हुआ है। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप, और क्रोमियम से बने हुए जो नल है यानी कि जो टूटी है उसको ऊपर बैठ करके उसको एक अलग तरीके से खोलने की कोशिश करते हुए देखा। विद हिज पाउन, अपने पंजों से। यहाँ पर फम्बलिंग का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैटर, यानी कि एक फोड़पन तरीके से, यानी कि जिसको करने का कोई तरीका नहीं होता, एक अजीब तरीके से, बेढंगे तरीके से किसी काम को करना। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप, जो कि क्रोमियम धातु से बने हुए जो नल थे उसके ऊपर बैठ करके उनको खोलते हुए देखा अपने पंजों से। पाउस मतलब पंजे। आई वॉज अमेज्ड, मैंने बड़ी हैरानी से देखा। इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से कम ही समय में, ही हैड टर्न द टैप फॉर द इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, उसने उस नल को उस तरफ घुमा दिया था। फॉर इनफ, इतनी
दूरी तक घुमा दिया था जिससे कि उसमें से एक बूंद पानी की नज़र उसको आने लगी। टू प्रोड्यूस यानी कि प्रोड्यूस करना, यानी कि एक बूंद की पानी को प्रकट करना। टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, यहाँ पर ट्रिकल ऑफ वाटर का मतलब है पानी की एक बूंद, यानी कि उसने अपने बेढंगे तरीके से नल को एक सही दिशा की तरफ इतना घुमा दिया था जिससे कि उसमें से एक बूंद पानी निकल सके। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू, और एक दो पल के बाद, आफ्टर अ मोमेंट और टू, और एक दो पल के बाद, अचीव द फुल फ्लो, उसको पूरी मात्रा में वहाँ से पानी मिला, यानी कि एक दो पल के बाद उसमें से पूरी तरह से पानी निकलने लगा। ही हैड बिन लक्की, वह इस मामले में लक्की रहा, यानी कि वह इस कार्य में लक्की रहा। टू टर्न द टैप टू द राइट वे, कि उसने जो नल था उसको सही दिशा में घुमाया था जिससे कि उसको पानी मिला, तो इस कार्य में वह एक भाग्यशाली रहा, वह एक लक्की रहा। ऑन लेटर ओकेशंस, और बाद के मौक़ों पर, ही वुड समटाइम, और वो कभी कभी, स्क्रू इट स्टिल टाइटर, कि वह इसको घुमा करके इतना टाइट कर देता था, चिटरिंग विद इरिटेशन, और फिर वो इसके ऊपर गुस्सा भी करता था और साथ साथ में चींची भी करता था, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वो चींची करके बड़ा निराश भी हो जाता था। एट द टैप्स फेलियर, कि टैप यानी कि उस नल को ना खुलने पर, टू कोऑपरेट यानी कि जो वो नल था वह उसका सहयोग नहीं करता था क्योंकि वह उसको घुमा करके इतना टाइट कर दिया करता था कि वो बाद में खुलता नहीं था। और इस बात को लेकर के चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो निराशा से और गुस्से से फिर चींची करता। आगे इसमें लिखा है कि वेरसुन, बहुत ही जल्द, मिस वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड, के बिना किसी निर्देश के, मिसविल मुझे अनुसरित करने लगा, यानी कि वह मेरा अनुसरण करने लगा, कि मतलब मेरे कहने से पहले ही वो मेरी बात को मानने लगा। एंड कम टू मी, और वो मेरे पास आने लगा। व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जब भी मैं उसका नाम पुकारता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, और वो अपना ज़्यादातर जो समय है वो खेल कूद में ही बिताता था। ही स्पेंट आवर्स, वह घंटों बिता दिया करता था, सफलिंग अ रबड़ बॉल, एक रबड़ बॉल को सफलिंग करने में, यानी कि उसको इधर उधर घुमाने में, अराउंड द रूम, कमरे में चारों ओर, लाइक ए 4-footed सॉकर प्लेयर, एक 4 पैर के एक फुटबॉल प्लेयर की तरह, यानी कि वह हमेशा एक रबड़ की बॉल से खेलता था जो कि वह उस बॉल को कमरे में चारों तरफ घुमा दिया करता था, एक फुटबॉल प्लेयर की तरह जिसके कोई 4 पैर होते हैं। यूजिंग 4 feet टू ड्रिबल, और अपने चारों पैरों को प्रयोग करते हुए, टू ड्रिबल द बॉल, बॉल को आगे की तरफ खिसकाना, कि जैसे कि एक फुटबॉल का प्लेयर बॉल को आगे खिसकाता है। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और उस खेल के दौरान वह इस बॉल को फेंक भी सकता था, विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ हिज नेक, अपनी गर्दन के एक जोरदार प्रहार से। यहाँ पर फ्लिक का मतलब है कि क्विक लाइट मोमेंट, और एक तेज लेकिन हल्का प्रहार। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर लिखा है कि ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, वह इस बॉल को फेंक भी सकता था, विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ हिज नेक, वह अपने गर्दन के एक जोरदार प्रहार से इसको फेंक भी सकता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट, एक हैरान कर देने वाली ऊंचाई तक, एंड डिस्टेंस, और दूरी तक, यानी कि वह इस बॉल से बहुत अच्छे तरीके से खेलता था कि वह अपने गर्दन के प्रहार से इसको हैरान कर देने वाली दूरी और ऊंचाई पर भी इसको फेंक सकता था। बट लेकिन द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज, एक ऊँट बिलाव का असली खेल तो जब शुरू होता है, व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पाव। रहेगा कि एक ऊँट बिलाव का असली खेल तो तब शुरू होता है कि व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, कि जब वो अपनी पीठ के बल नीचे लेट जाता है, एंड जगल्स, और बाजीगरी करता है। बाजीगरी करने का, जैसे कि एक सर्कस के अंदर जो जोकर्स होते हैं वे चीज़ों को ऊपर नीचे उछालते रहते हैं और एक भी चीज़ उनके हाथों से गिरते नहीं है, उस चीज़ को बोलते हैं बाजीगरी करना, यानी कि जगलिंग करना। विद स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीज़ों के साथ, बिटवीन हिज पाउस, अपने पंजों के बीच में, यानी कि जब वो नीचे लेट जाता था और अपने पंजों के बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बाजीगरी यानी कि जगलिंग करता था, तो ये उसका असली खेल था। आगे इसमें लिखा है कि मार्बल्स यानी कि कंचे, मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज, यानी कि कंचे उसके खिलौनों में से सबसे ज़्यादा फेवरेट थे, फॉर दिस पास टाइम, उसके अपने खेल के लिए। एंड ही वुड लाई ऑन हिज बैक, और वो अपनी पीठ के बल लेट जाता, रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम, उन कंचों में से एक दो को लेकर के वो उनको घुमाता रहता, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ही इज़ वाइड एंड फ्लैट बेली, अपने सपाट और बड़े पेट के ऊपर उनको ऊपर नीचे घुमाता रहता, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, उनमें से किसी भी एक कंचे को फर्श पर गिराए बिना ही उनको ऊपर नीचे अपने पेट पर घुमाता रहता। यह उसका सबसे अच्छा खेल था। वेल माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद आपके सामने अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए, जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव से कनेक्टेड हैं।
तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कमेस्फेरनिया वुड बी सुटेबल फॉर, यानी कि जो इस चैप्टर के लेखक हैं मैक्सवेल, उसने केमिस्फेरनिया जो जगह का नाम था, उसने इस जगह को किस प्रयोग के लिए एकदम उपयुक्त माना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है व्हाई डज ही गो टू बसरा, कि वह बसरा क्यों जाता है। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, वह वहाँ पर कितना लंबा इंतजार करता है और क्यों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि हाउ डज ही गेट द ऑटर, उसे ऊद बिलाव कैसे मिलता है। डज ही लाइक इट, क्या उसे ऊद बिलाव पसंद आता है। पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, कि इसमें से कुछ शब्दों को चुनो जो कि आपको ये सब बात बताते हैं कि उसको ऊद बिलाव पसंद आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स वाटर, कि उस ऊद बिलाव को मैक्सवेल का ऊद बिलाव क्यों कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि टिक द राइट आंसर, कि सही उत्तर पर निशान लगाइए। इन द बिगनिंग द ओटर वाज, शुरुआत में, कि ओटर कैसा था, यानी कि ऊद बिलाव शुरुआत में कैसा था। पहला पॉइंट है अलूफ एंड इंडिफरेंट, क्या वो शुरुआत में अलूफ एंड इंडिफरेंट था। क्या वो शुरुआत में फ्रेंडली था। क्या वो शुरुआत में हॉस्टाइल था। तो इन तीनों में से जो वो ऊद बिलाव था वो कैसा था, इनमें से आप सही पर आप निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था व्हेन मैक्सवेल टुक मिसबिल टू द बाथरूम, जब मैक्सवेल उस मिसबिल यानी कि ऊद बिलाव को बाथरूम में लेकर के गया। एंड व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट, और इसने उसके 2 दिन के बाद क्या किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस कहानी में अभी तक ये देखा कि जो मैक्सवेल इस चैप्टर के जो लेखक हैं, उसने ये निर्णय लिया था कि इस बार वह कुत्ते के बजाय वह ऊद बिलाव को पालेगा, और उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा अनुभव बिताया। उसकी शरारतों को देखा, उसके खेलने के तरीक़ों को देखा, और यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद आपके सामने इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो अब हम देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या होता है। आइए शुरू करते हैं।